नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब आपकी स्लैब रेडी हो जाती है या जब उसमें सरिया बन जाता है, उसके बाद स्लैब कास्टिंग से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए और उसके अलावा ठेकेदार्स के लिए भी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा जो अपना घर बना रहे हैं तो वो भी ये नॉलेज गेन कर सकते हैं जिससे कि उन्हें पता रहे कि हमें क्या क्या चेक करना है अपने घर के अंदर जब हमारी स्लैब कास्ट की जा रही है। और आज मैं यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट बताऊंगा, तो एक एक करके हम चीज़ों को देख लेते हैं। स्लैब कास्टिंग से पहले सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो है शटरिंग, कि आप जो स्लैब की जो शटरिंग कर रहे हैं उसके लिए जो बल्लियां यूज़ कर रहे हैं शटरिंग को सपोर्ट देने के लिए, वो आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि पूरी वर्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इंक्लाइंड हो रखे हैं, तिरछी हो रखे हैं, नहीं, पूरी वो वर्टिकल होनी चाहिए। और जो ये बल्लियां होती हैं ये सीधा हमारी फर्श के ऊपर टिकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे आपने फट्टे लगा दी या फिर ईंटें लगा दी उसके ऊपर टिकी हुई हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर थोड़ी भी ईंट हमारी इधर से उधर होगी तो क्या होगा, जो छत है हमारी उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा जिसकी वजह से स्लैब के अंदर हमारे क्रैक्स आ जाएंगे। एक तो बात आपको शटरिंग में ये याद रखनी है। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको शटरिंग में देखनी है, जो आप प्लाई यूज में ले रहे हो या फिर जो एमएस की जो शीट है वो आप यूज में ले रहे हो, उस पर शटरिंग ऑयल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो वो आपको चेक करना है। और अगर किसी भी पोर्शन में शटरिंग ऑयल नहीं लगा हुआ है तो वहां पे आप शटरिंग ऑयल लगवाइए, क्योंकि जब आप शटरिंग रिमूव करोगे और उसमें अगर शटरिंग ऑयल नहीं लगा हुआ है तो काफी बार चांसेस ये देखने को मिल जाते हैं कि जो कंक्रीट का जो कुछ पोर्शन है वो आपका शटरिंग के साथ ही बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें हनीकॉम्ब बन जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद तीसरी चीज आपको एक और देखनी है कि अगर आप प्लाई का यूज कर रहे हो शटरिंग के लिए तो आपकी जो प्लाई है वो ज्यादा से ज्यादा 4 बार यूज हुई हो, क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो 4 बार यूज करने के लिए कहता है, 4 से ज्यादा पुरानी वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट आपको और देखना है शटरिंग के अंदर, उसमें जो प्लाई होती है प्लाई के बीच में या फिर जो एमएस की जो शीट है उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको आप कवर कर दीजिए। टेप के थ्रू आप कवर कीजिए उसमें फॉर्म भर के, जिससे कि जो आपकी स्लरी होगी, जो सीमेंट स्लरी होगी, यानी कि जो सीमेंट का जो पानी होगा वो बह के निकल ना जाए बाहर। तो आपको इस चीज का याद रखना है शटरिंग करते समय। शटरिंग के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कवर ब्लॉक की। तो देखिए, जब आप सरिये का जाल बिछा देते हैं उसके बाद आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कवर ब्लॉक क्या करता है, ये हमारा क्लियर कवर काम करता है। मतलब कि जो सरिया होता है उसके ऊपर एक कंक्रीट की लेयर बिछा देता है, जिससे कि जो सरिया होता है वो सीधा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिससे कि हमारा जो सरिया है उसके अंदर जंग ना लग जाए। क्योंकि अगर सरिये के अंदर जंग लग गया तो उससे क्या हो जाएगा, वो कुरुड़ जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है स्लैब की वो ओवरऑल कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो कवर ब्लॉक आप यूज में लेंगे वो सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का लेना है जो आप स्लैब के लिए कास्ट कर रहे हैं। और जो कवर ब्लॉक होते हैं वो अलग अलग क्लियर कवर के आते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर आप स्लैब में कवर ब्लॉक यूज में ले रहे हैं तो उसके लिए जो क्लियर कवर है वो कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही आप लीजिए। तो जनरली जो नॉर्मल कवर अपन लेते हैं, जो मिनिमम नॉर्मल कवर लेते हैं, वो हमने 20 mm लेना है, किसके लिए, स्लैब के लिए। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। इसके बाद अगर इसमें मैं बात करता हूँ कि किसी भी एरिया में हमें कितने कवर ब्लॉक देने हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आईएस कोड कहता है वो ये कहता है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में आपको 5 कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जहां पर भी आप 2 वे स्लैब बना रहे हैं या फिर 1 वे स्लैब में भी, जहां पे भी आपका डबल मैश आ रहा है, यानी कि टॉप में भी बार है और बॉटम में भी बार है, जहां पे आप बैंड अप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस जगह पे आपको चेयर बार यूज में लेनी है। अब चेयर बार हम क्यों यूज में लेते हैं, तो चेयर बार यूज करने का रीजन होता है आपका जो टॉप बार है और जो बॉटम बार है, जब कंक्रीट हम इस पे कास्ट करेंगे तो वो आपस में मैच ना कर जाए, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो आपकी बनी रहे, जो स्पेसिंग है वो आपकी बनी रहे। इसलिए हम यहाँ पर चेयर बार का यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप जो चेयर बार यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो आपको 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करना है। एक तो आपने ये पॉइंट देखा जो हमें स्लैब कास्टिंग से पहले करना है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो जो स्लैब होती है उसमें हमारे 2 टाइप के बार होते हैं। एक होता है मेन बार और दूसरा होता है सेकेंडरी बार, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम मेन बार की अगर बात करते हैं, तो जो हमारी स्लैब है उसकी जो शॉर्टर स्पैन है, उस शॉर्टर स्पैन के अलोंग जो हम बार डालते हैं उसको हम मेन बार कहते हैं। और उसी स्लैब की जो हमारी लॉन्गर स्पैन है, उस लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो हम बार डालते हैं उसको हम सेकेंडरी बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि मेन बार क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। तो यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारा जो मेन बार होता है वो आपको हमेशा बॉटम में प्रोवाइड करना है। जो सेकेंडरी बार होगा उसके नीचे आपका हमेशा मेन बार आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि सेकेंडरी बार के ऊपर आप मेन बार प्रोवाइड कर रहे हो, ये हमारी बैड प्रैक्टिस होती है।
इसके बाद इसमें हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा कि आपको ये चेक करना है कि जो हमारी मेन बार है और जो सेकेंडरी बार है उनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी गई है वो हमारी सही है या नहीं है, वो एज पर ड्राइंग हमारी है या नहीं है। वैसे अगर इसमें मैं थंब रूल बताऊं तो हम जो मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेते हैं वो हम 6 इंची लेके चलते हैं, यानी कि 150 mm हम लेके चलते हैं। लेकिन ये थंब रूल है, अगर आपने इसकी ड्राइंग बनवाई हुई है तो आपको उस ड्राइंग में दे रखा होगा कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने कितनी लेनी है बार्स के बीच में। और जब आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग चेक करें तो उसमें खास ख्याल रखें, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी ड्राइंग में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है 135 mm, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बार्स के बीच में जब आप मेजर कर रहे हैं तो कोई आपको मिल रही है 150 mm, कोई मिल रही है 110 mm, कोई मिल रही है 160 mm। इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो हम टॉलरेंस लेके चलते हैं वो हम 10 से 15 mm के आसपास लेके चलते हैं। 10 से 15 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो टॉलरेंस, तो इसका आप खास ख्याल रखें। उसके अलावा ड्राइंग में से आपको कुछ और चीजें भी मैच करनी है, जैसे कि आपका जो स्टील बार का जो डाया है वो आपका एज पर ड्राइंग है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे बेंटअप बार की, जो आपका क्रैंक बार होता है, क्रैंक बार की जो लेंथ है वो आप कितनी ले रहे हो। जैसे कि आपकी ड्राइंग में दे रखी है जो क्रैंक बार की जो लेंथ है वो आपने कितनी लेनी है, L/4 लेनी है। तो वहां पे आप मेजर कीजिए कि वो L/4 ली हुई है कि नहीं ली हुई है। तो ये चीज आपको वहां पे साइड पे देखनी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ पॉइंट की। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऑल्टरनेट बेंटअप बार्स प्रोवाइड कर रहे हो तो जिस साइड में स्ट्रेट बार जा रहा होगा वहां पर आपको टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, जिससे कि आपकी स्लैब में जो हॉगिंग आएगी उसकी वजह से जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आएगा उसको रेजिस्टेंस दे सके। तो ये चीजें आपको वहां पर साइड पे चेक करनी होती हैं। और टॉप बार्स की हमने लेंथ कितनी रखनी है वो भी आपको ड्राइंग में मेंशन होता है, तो वहां से आप वो रेफर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमारा सेवंथ पॉइंट आता है कि स्लैब कास्टिंग करते समय हम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज में लेते हैं, मतलब कि जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो हम रेशियो लेंगे वो हमने कितना लेना है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी कंडीशन में हम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो हमने M20 से कम नहीं लेना है। अगर आपने स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इसकी कराई हुई है तो वहां पर आपको गिवन होगा कि आपको M20 लेना है या फिर M25 लेना है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और आप एक दो मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें M20 से कम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज में ना लें। यानी कि जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो होगा वो 1:1.5 से कम आपका नहीं होना चाहिए। 1:1.5 से मेरा मतलब है अगर आप 1 बैग सीमेंट ले रहे हैं तो 1.5 बैग आप सैंड ले रहे हैं और 3 बैग आप एग्रीगेट ले रहे हैं। तो ये रेशियो आपका चलना चाहिए। इसके अलावा साइड पे आपको ये भी देखना होता है कि आपके जो मेन बार जो सेकेंडरी बार्स हैं वो आपके बाइंडिंग वायर से बंधे हुए हैं या नहीं बंधे हुए हैं। आपको ये चीज काफी अच्छे से देख लेनी है कि आपका जहां पे भी जॉइंट आ रहा होगा वहां पे आपका बाइंडिंग वायर यूज में लिया होना चाहिए। और जो स्लैब के बार्स हैं आपके वो आपके बीम के अंदर एंकरेज होने चाहिए। तो ये सब चीजें आपको साइड पर देखनी होती हैं। अब इसके बाद हम एट्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक के जो कंडुइट पाइप होते हैं, जब इलेक्ट्रिशियन द्वारा वो पाइप बिछाए जाते हैं स्लैब के अंदर तो उनके बीच में वो स्पेसिंग नहीं रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो इलेक्ट्रिक कंडुइट पाइप है उनके बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए आपकी, जिससे आपकी जब स्लैब कास्ट करें तो जो कंक्रीट होगा वो इनके साथ अच्छे से बॉन्ड बना सके और जिससे कि इनके बीच में वॉइड ना रह जाए। तो आपको ये चीज देखनी है कि जो कंडुइट पाइप वो आपस में चिपके हुए नहीं होने चाहिए, वो कुछ स्पेसिंग पे होनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर कंक्रीट फिल हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको देखने होते हैं स्लैब कास्टिंग से पहले। और अगर स्लैब कास्टिंग के बाद की अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्लैब कास्टिंग होने के बाद आप स्लैब की टाइम टू टाइम क्योरिंग पक्का करें। या तो आप क्योरिंग पॉन्ड बनाइए, चारों तरफ आप उसकी ईंटें लगा दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए स्लैब के अंदर, जिससे कि उसकी क्यूरिंग अपने आप होती रहेगी। और वो पानी आप मेंटेन कीजिए, वो पानी भरा रहना चाहिए उसमें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्लैब के बारे में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं या फिर आप बीटेक परस्यू कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।